हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2 दिन की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, 25 सितंबर और 26 सितंबर, जो है आज ही की डेट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली न्यूज़ क्या आई थी, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म के बारे में न्यूज़ आई हुई है। 24 सितंबर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्पीच दी। वहाँ उन्होंने बात रखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आनी चाहिए। तो अब हम यूएनएससी के बारे में देखेंगे, हालांकि हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। हम एक बार दोबारा इसे डिस्कस करते हैं ताकि हमारी रिविजन भी साथ साथ में चलती रहे। तो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है आउट ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस की जो है उसमें काम क्या करती है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में ये काम करती है। हेडक्वार्टर्स का है तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। पावर क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास कि वो इस्टेब्लिश करती है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को, इंटरनेशनल सैंक्शन लगाती है और अथोराइज मिलिट्री एक्शन भी लेती है पर्टिकुलर कंट्री पे जो अच्छे से पीस या इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही है। अब यूएनएससी में आपको याद रखनी है कि ये यूएनएससी यूएन की एक ऐसी बॉडी है जिसके पास पावर है कि वो रिजोल्यूशन को इशू करती है जो कि बाइंडिंग रहती है मेंबर स्टेट्स पे। आपको याद रखनी है, ठीक है। ये रिजोल्यूशन पर्टिकुलर एक टाइप की एक्शन रहती है जो पर्टिकुलर कंट्री पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है उन पे। अब सिक्योरिटी काउंसिल कब क्रिएट की गई थी यूएनएससी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसमें आपको याद रखनी है कि 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट्स हैं। परमानेंट मेंबर आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन है, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये 5 जो कंट्री थी ये विक्ट्रेस साबित हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, इसीलिए ये परमानेंट मेंबर के तौर पे इन्हें सेलेक्ट किया गया है। अब आपको याद रखनी है कि जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वो इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा और 2 ईयर टर्म्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। और यहाँ ये पर्टिकुलर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि 2011 में इंडिया को 8th टाइम एज अ नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट किया गया था। अब जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की न्यूज़ आएगी वहीं पे आपको G4 कंट्रीज़ या G4 ग्रुप के बारे में भी न्यूज़ देखने को मिलेगा। अब G4 कंट्रीज़ कौन कौन है, तो इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। अच्छे से याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी आपसे अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बेसिक चीज़ें के बारे में पूछे तो ये काफ़ी सफिशिएंट है, इससे ही आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पर G4 कंट्री के बारे में पूछती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपसे अगर क्वेश्चन पूछती है कि G4 कंट्रीज रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, तो वैसे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रुप। तो इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये G4 कंट्री है, ठीक है, या G4 ग्रुप के अंदर है। अब ये पर्टिकुलर क्यों ग्रुप इमर्ज इसलिए हुई क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं हो रही हैं जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी है। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी हो, इंडिया हो, जापान है और ब्राज़ील, ये चाहती हैं कि इन्हें भी मौका मिले ताकि ये परमानेंट जो सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इसे होल्ड कर सके। और इंडिया, आपको पता होगा कि बहुत अच्छी काम इंडिया ने की है यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस है उसमें। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है, राइट। ऊपर से इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर भी है, तो इंडिया एडवोकेट करती है कि इंडिया को मौका मिलना चाहिए इसकी परमानेंट मेंबरशिप की। तो इसीलिए यूएनएससी की जब भी मीटिंग होती है तो ये बात रखा जाता है इंडिया के द्वारा और जर्मनी, जापान, ब्राज़ील के द्वारा भी कि इसमें रिफॉर्म्स आए। तो ये पर्टिकुलर 2 चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर एक आई है न्यूज़ जहाँ पे इंडियन आर्मी रिसीव करेगी अपाची चॉपर्स यानी अपाची हेलीकॉप्टर्स को। तो अपाची के बारे में हम देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर इमेज है अपाची की, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो बोइंग AH-64, आपको याद रखनी है, बोइंग AH-64 अपाची। ये अमेरिका की ट्विन टर्बो शिफ्ट अटैक्ड हेलीकॉप्टर है जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और टेल व्हील है इसमें, ये आपको याद रखनी है, इसकी स्पेशल फीचर्स है। आ सकती है कि ये बोइंग AH-64 अपाची देखी गई है, ये कौन सी कंट्री की इंडिजिनियसली मेड हेलीकॉप्टर है या चॉपर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहेगी अगर ये पूछी जाएगी तो, क्योंकि मोस्टली पीपल को पता होती है, राइट। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे श्रीलंका बात करने की सोच रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से
कि ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके जो उन्होंने डेट लिया हुआ था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आईएमएफ, हम इसे देखेंगे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, तो याद रखनी है वॉशिंगटन डीसी। इसे कहा जाता है ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू नेशनल गवर्नमेंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई से भी इकोनॉमिक की इश्यूज होती हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस होती हैं, तो कंट्री सबसे पहले कहाँ मदद के लिए दौड़ती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास दौड़ती है और यहाँ से जो डेट रहती है, जो भी फाइनेंसिंग रहती है, वो यहाँ से करवाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इंडिया में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा भी हुआ था। आप ट्राई करें इसे सर्च करने की, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस्टेब्लिश कब हुई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो दिसंबर 1945 में ये हुई है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और ये स्टार्ट किया गया था 29 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, आपको याद रखनी है, ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी वर्ल्ड की नेशंस पे, राइट, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में। इसलिए ये पर्टिकुलर जो फंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बॉडी इमर्ज हुई थी। अब कुछ और हम डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप आईएमएफ की प्राइमरी फंक्शंस क्या है। प्राइमरी फंक्शंस से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोटा सिस्टम से ये वर्क करती है। जैसी कंट्री कंट्रीब्यूट करेगी इस फंड में आईएमएफ के अंदर, ठीक है, वैसे वो बोरो कर सकती है। और जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम होती है या इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, उसी में कंट्रीज़ हैं वो आईएमएफ से हेल्प लेती हैं। अब फंक्शंस पे यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, तो आपको ध्यान देना होगा। ऐसा पूछ सकती है कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, ठीक है, या आपसे ये बेसिक चीज़ें आईएमएफ के बारे में पूछे। यही दो तरीके हैं जिसके बारे में आज जिसके बेसिस पे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। या तो फंक्शंस पूछेगी, या काम क्या करती है वो पूछेगी आपसे, ऑब्जेक्ट पूछेगी, या आपसे बेसिक जो फैक्ट्स हैं बॉडी के बारे में वो पूछती है। तो क्या करती है, फिक्स एक्सचेंज रेट को वर्ल्ड की ये देखती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से लड़ने के लिए, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीन इसकी मेन प्राइमरी फंक्शंस है। आगे बढ़ते हैं। अब एमएसपी पे आई है पर्टिकुलर एक न्यूज़ कि सोयाबीन की परचेस पे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो एमएसपी सेट करना चाहती है। तो हम एमएसपी को में देखेंगे बेसिक फैक्ट्स और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मिनिमम प्राइस है सेलेक्टेड क्रॉप्स के लिए अश्योर की जाती है फार्मर्स को, दो सीज़न के लिए, राबी और खरीफ, ठीक है। ये जनरली कब अनाउंस होती है, तो कटौती और बुनाई यानी प्लांटेशन और सोइंग सीजन से पहले। अब ये क्यों लाई गई थी, ताकि फार्मर्स को सिक्योर किया जा सके उनकी इनकम को, ठीक है। इनकम कैसे, जैसे वो प्रो कोई सी भी अगर कमोडिटीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, जैसे वीट ये सब कर रहे हैं, ग्रेन्स वगैरह कर रहे हैं, तो वो उसे सेल कर सके अच्छे से और वो पैसे अर्न कर सके। तो ये दो पर्पस है एमएसपी की अभी फ़िलहाल। एक तो फार्मर के लिए मिनिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरी इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। आपको याद रखनी है कि 1960, ठीक है, उस समय जब एमएसपी आई थी, तो वो क्यों आई थी, ताकि ये फार्मर्स अडॉप्ट कर सकें टेक्नोलॉजी को, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर लैंड की बढ़ा सके, ठीक है। पर बाद में 2000 के बाद आपको याद रखनी है ये इसे कन्वर्ट कर दिया गया फार्मर इनकम स्कीम के तहत। तो इसमें क्या होगी कि फार्मर्स जनरली अपनी कमोडिटीज यानी जो भी वो पैदा कर रहे हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, उसे सेल करके और पैसे कमा सकें। अब और चीज़ें हम देखेंगे। एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है ट्वाइस इन ईयर, ठीक है, दो बार किया जाता है, खारीफ और राबी सीजन में, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे एमएसपी को फिक्स किया जाता है, तो याद रखनी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। जो एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, याद रखनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आती है। एडवाइजरी है यानी अब गवर्नमेंट चाहे तो जो भी एमएसपी इनके द्वारा बताई गई है उसे मान भी सकती है, उसमें चेंजेस भी कर सकती है, या उसे नहीं भी मान सकती है। तो याद रखनी है एडवाइजरी नेचर की है ये। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट ऑल रिकमेंडेशन ऑफ सी ए सी पी आर अडॉप्टेड, ठीक है, समटाइम्स चेंजेस हो सकती हैं। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, याद रखनी है, यही दो बॉडीज़ हैं जो एमएसपी को इम्प्लीमेंट करती हैं स्टेट लेवल पे। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यही दो हैं, आपको याद रखनी होगी।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या क्या कमोडिटीज़ इसके अंदर कवर्ड है एमएसपी के अंदर। तो 23 कमोडिटीज़ इसमें कवर्ड हैं, और इंक्लूडिंग एफआरपी फॉर शुगर केन। सीरियल्स में क्या क्या है, तो आप पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सीरियल्स हैं इसके अंदर पल्सेस हैं, इसके अंदर ऑयल सीड्स हैं, और इसके अंदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। सीरियल्स में कौन कौन, तो पैडी, व्हीट, मेज, sorghum, पेरल, मिलेट, बार्ले, रागी। पल्सेस में चिकपी या ग्राम या ग्रामी, तूर, मूंग, उड़द, लिंटल। ऑयल सीड्स में क्या क्या है, तो पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सेसमे, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, नाइजर सीड्स। और कमर्शियल क्रॉप्स में कौन कौन है, तो कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉजूट। आप एक बार कोपरा और शुगर केन के बारे में एक बार उनकी क्या कंडीशंस पे वो पैदा होती है, वो आपको देखनी होगी, कहाँ कहाँ होती है, कौन लार्जेस्ट है, कौन लोवेस्ट है, ऐसा करके एक बार देख लें। क्योंकि कॉटन और रोजेट के बारे में यूपीएससी ने स्पेसिफिकली पूछ लिया है। शुगर केन कोपरा के बारे में तो नहीं पूछा है। चांसेस हो सकती है बहुत ज़्यादा एमएसपी आ रही है, तो एमएसपी से ना रिलेट करके वो आपसे डायरेक्ट कोपरा शुगर केन के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो याद रखनी है आपको। बढ़ते हैं आगे। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं और यही अनाउंस करती है एमएसपी को इंडिया में, याद रखनी है। तो रिकमेंड कौन कर रहा है, तो एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, याद रखनी है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। और और अनाउंस कौन कर रहा है, तो याद रखनी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसे चेयर कौन करता है, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर। याद रखनी है, एमएसपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एमएसपी पे क्वेश्चन बनती रहती है, तो चांसेस है आ सकती है। ये मनरेगा के बारे में एक पर्टिकुलर आई है आर्टिकल कि मनरेगा बंगाल गवर्नमेंट में भी ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, और वहाँ स्कैरसिटी जॉब में, इसलिए पर्टिकुलर ये आर्टिकल आई थी। अब हम मनरेगा के बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS लॉन्च कब हुई है, तो याद रखनी है लॉन्चिंग डेट 2005। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि 100 डेज के लिए प्रोवाइड की जाती, गारंटी की जाती है हर फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अडल्ट मेंबर्स जो भी यंग हाउस होल्ड के हैं, जो पब्लिक वर्क करना चाहते हैं, तो इसमें कर सकते हैं। पर याद रखनी है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है इसमें, स्किल्ड करके आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। अगर गवर्नमेंट फेल होती है प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, तो आपको याद रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दी जाती हैं उन इंडिविजुअल्स को। अगर 15 दिन तक के लिए काम नहीं मिलती है उन्हें, वर्क नहीं मिलती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उन्हें मिलेगी। अलाउंसेस कैसे डिफाइन की जाएगी, तो 1/4 दी जाती है उनकी जो मिनिमम वेज रहती है, ठीक है, फर्स्ट 30 डेज के लिए उन्हें दी जाएगी। अगर इससे ज़्यादा क्रॉस हो रही है, तो आपको याद रखना है कि 2/4 उन्हें दी जाती है, ठीक है। अब आपको याद रखनी है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो एप्लीकेंट की विलेज है, उसी में उन्हें वर्क दिया जाता है। पर ये भी आपको याद रखना है कि उसके बियॉन्ड भी इन्हें वर्क मिलती है, पर उसके लिए अलग से उन्हें कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। पेमेंट वीकली बेसिस पे इसमें की जाती है। और 15, जैसा कि अभी हमने देखा कि 15 दिन या उससे ज़्यादा उन्हें वर्क नहीं मिलती है, तो कंपनसेशन भी डिलेज के लिए दी जाती है। वुमेन को गारंटी की गई है 1/3 जितनी भी जॉब अवेलेबल होंगी मनरेगा के अंदर, उन्हें गारंटी की गई है। आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे, तो ग्राम पंचायत में करेंगे इंडिविजुअल्स, और ग्राम पंचायत ही इशू करेगी जॉब कार्ड्स। क्या क्या वर्क होती हैं, तो हम बेसिक आइडिया में एक बार देख लेते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन होगी, वाटर हार्वेस्टिंग की चीज़ें, ठीक है, जैसे कि ड्रॉट प्रूफिंग, अफॉरेस्टेशन, इरिगेशन वर्क, रिस्टोरेशन, जैसे कि ट्रेडिशनल वाटर बॉडी है उसे, लैंड डेवलपमेंट भी इसमें होती है, फ्लड कंट्रोल भी होती है, रूरल कनेक्टिविटी, रोड वगैरह डेवलप की जाती है, ठीक है। या और भी ऐसी नोटिफाइड वर्क्स बाय गवर्नमेंट। तो याद रखनी इंपॉर्टेंट है मनरेगा। आपको याद रखना है कि ये कौन सी पर्टिकुलर चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लाई गई है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 4 में, सॉरी, जो पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे फुलफिल करने के लिए ये लाई गई है, और आर्टिकल 41 यानी राइट टू वर्क को फुलफिल करने के लिए। एक आर्टिकल आई है जहाँ पे इसराइल में देख सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा इंडियन जो इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या मेंशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, क्योंकि यही पर्टिकुलर एक बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जो प्रिपेयर करती है जो भी कैंडिडेट्स हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल जो रहते हैं, उन्हें हायर करने के लिए या
हेल्प करते उन्हें कि ताकि और भी ज़्यादा उनकी स्किल बढ़ सके, ताकि वो दूसरी कंट्री में भी अगर वर्क करना चाहते हैं तो वो कर पाए। तो इम्पॉर्टेंट यही है हमारे लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेशन कंपनी है, याद रखनी है। कोई ये स्टैट्यूटरी बॉडी या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखनी है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कब लाई गई थी? तो 2008 में। कैसे लाई गई थी? तो सेक्शन 24 कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। आपको याद रखनी है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, सेटअप की गई है, याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट जो है इसके पास 49% कैपिटल शेयर है एनएस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। कैसे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स 49% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एनएसडीसी, और 51% जो शेयर कैपिटल है वो प्राइवेट सेक्टर की है। ये बेसिक फैक्ट्स है, टू स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकती है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की डेट से, 26 सितंबर से क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी। चलिए देखते हैं आज की न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले तुवालू आइलैंड्स के बारे में बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी लेवल की राइज बढ़ी हुई है, जैसे कि इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो पैसिफिक आइलैंड्स है उनके बारे में। पैसिफिक जो ओशियन में जो आइलैंड्स है उसे देखेंगे, क्योंकि ये 2-3 बार अब तक न्यूज़ में आ चुकी हैं। आपसे मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी पूछ सकती है, या आपसे पूछ सकती है कि पॉलिनेशिया की कौन कौन सी आइलैंड्स है, या माइक्रोनेशिया की कौन कौन सी आइलैंड्स हैं, या मेलिनेशिया की। इसलिए हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। आज तुवालू आ भी चुकी है, कुछ समय पहले फिजी न्यूज़ में थी, राइट, उससे पहले की बात ही थी। तो ये सारी आइलैंड्स न्यूज़ में ही रहती हैं कहीं ना कहीं, तो हम इसे देख लेते हैं। अब माइक्रोनेशिया से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी इसमें आइलैंड्स हैं। तो मरीना, पलाउ, कैरोलिन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स और किरिबाती। अब मेलिनेशिया में देखेंगे तो बिस्मैर्क, सोलोमन आइलैंड, सेंट क्रूज, वनातू, फिजी, न्यू सेलेडोनिया। अब पॉलिनेशिया में देखेंगे तो हवाई, तुवालू, तोकालू, मार्क्वेसिस आइलैंड, सेमोआ, कुक आइलैंड्स, तौमोटू आइलैंड्स, मनग्रेवा आइलैंड्स, ईस्टर आइलैंड्स, सोसाइटी आइलैंड्स, ऑस्ट्रल आइलैंड्स, कैडरमिक आइलैंड्स, और यहाँ एक देख सकते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ईस्टर आइलैंड्स भी आजकल न्यूज़ में थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप ये इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप इतनी नोट कॉपी या नोट पैड में नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो वहाँ ये आपको पर्टिकुलर इमेज मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे फ़ोन में रख सकते हैं अपने, और या डेस्कटॉप या पीसी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, और बाद में आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे अभी सोची जा रही है कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन्हें सेंड किया जाए, जो पाकिस्तान में अभी एससीओ की जो मीटिंग होने वाली है हाई कमीशन की, ठीक है, उसके लिए, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, सॉरी, जो मीटिंग होगी उसके लिए। तो हम देख लेते हैं एससीओ के बारे में, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो वही अगर पूछी जाएगी तो आपसे यूपीएससी यही पूछ सकती है। अब ये कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है उससे ज़रूरी हमारे प्रीलिम्स के लिए नहीं है वो सब, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। इस्टेब्लिश की गई है रशिया और चाइना के द्वारा, याद रखनी है कौन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है एससीओ को। तो चाइना और रशिया 2001 में इस्टेब्लिश हुई है। इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जियोग्राफिकल स्कोप में बात की जाए या पॉपुलेशन के तौर पे अगर बात की जाए तो, याद रखनी है। और 80% एरिया यूरेशिया की ये कवर करती है, और 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को। एससीओ सक्सेसर है शांघाई 5 ग्रुप की, याद रखनी है, जो 1996 में बनी थी। किनके द्वारा बनी थी? तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। याद रखनी है कि सक्सेसर शंघाई 5 की, और शंघाई 5 में कौन कौन से कंट्रीज हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो शंघाई 5 आई थी, उसके बाद एससीओ बनी चाइना और रशिया के द्वारा। अब जून 2017 में आपको याद रखनी है इंडिया और, यानी 2017 में रशिया, सॉरी, एससीओ में इंडिया और पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड की गई, याद रखना है 2007 में। अब आपसे पर्टिकुलर कौन सी मंथ में ऐड की गई है वो तो नहीं पूछेगी, ठीक है, यूपीएससी, पर इतना बस आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 2017 में ही इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था।
अब 2023 में आपको याद रखनी है, ईरान ने भी इसे ज्वाइन किया, और अभी रिसेंट टाइम्स में ये देख सकते हैं जुलाई 2024 में बेलारूस एससीओ की मेंबर बनी। अब ये तो मेंबर बनी इसलिए न्यूज़ थी, और अभी इसकी सबमिट होने वाली है इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, याद रखनी है। आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने एससीओ को ज्वाइन किया है, वैसा करके भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है अगर बेसिक चीज़ के बारे में यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है तो। अब सेक्रेट हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटेरिएट याद रखनी है ताशकेंट उज्बेकिस्तान में। मेंबर्स कौन कौन हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मेंबर याद रखें। अब तीन टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकती हैं, आपको मैं एज अ जनरल आइडिया बता देता हूँ। या तो बेसिक इसके बारे में पूछ ले आपसे कि किसने बनाया है, क्या ये फैक्ट्स हैं ये, या आपसे पूछ सकती है कि कौन मेंबर्स हैं। ऐसे एक तो बेसिक चीज़ पूछ सकती है, या आपसे पूछ ले कि कौन कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली एससीओ को ज्वाइन किया है, ऐसे करके पूछ सकती है आपसे। या आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि कौन कौन मेंबर हैं एससीओ ग्रुप की, तो ऐसे आ सकती है, इसलिए याद रखनी है। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे चाइना ने टेस्ट किया है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पैसिफिक में। इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स के लिए, तो याद रखनी है कि किसने अभी रिसेंटली इसे यूज़ किया है, क्योंकि वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, आईसीबीएम्स नहीं है, इसीलिए। बढ़ते हैं आगे। अब हमसे यूपीएससी पूछ सकती है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो इसे हम देख लेते हैं। तो याद रखनी है कि बसाल ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसमें पर प्राइमरीली ये क्या काम करती है कि वेपन को, ये न्यूक्लियर वेपन्स को ये डिलीवर करती है, चाहे वो कन्वेंशनल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल वेपन्स हो। अब आईसीबीएम के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंटरी व्हीकल होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉरहेड्स एक साथ कैरी, सिंगल मिसाइल में कैरी हो सकती है और डिफरेंट टारगेट्स में उसे स्ट्राइक किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल और नॉर्थ कोरिया, यही सिर्फ कंट्रीज है जिनके पास ऑपरेशनल आईसीबीएम्स हैं, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट में आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, या तो आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इसे टेस्ट किया है, ये पूछ ले, या आपसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बेसिक चीज़ पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास ऑपरेशनल्स आईसीबीएम्स हैं प्रेजेंट अभी वर्ल्ड में। तो ऐसे आपसे कंट्री के नाम देके पूछ सकती है, तो याद रखनी है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज हैं जिनके पास ऑपरेशनल आईसीबीएम्स हैं। याद रखनी है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स है, पर इसके पास कोई सी भी आईसीबीएम्स नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे छोटी कंट्रीज डिमांड कर रही हैं कि जो वेल्थियस्ट कंट्री हैं, ठीक है, वो फंड करें ताकि क्लाइमेट चेंज से वो लड़ सके। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड्स स्टेट्स के बारे में, AOSIS के बारे में। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए हम इसे देखेंगे। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको याद रखनी है, स्मॉल आइलैंड्स कंट्री की। इस्टेब्लिश कब हुई है, तो 1990 में इस्टेब्लिश की गई है, सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बाद। अब ये पर्टिकुलर अलायंस क्या करती है, यानी अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ये क्या करती हैं कि ये अपनी बात रखती हैं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ताकि जो भी समस्या वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस कर रही है उसके लिए उन्हें हेल्प की जा सके। तो आप याद रखनी है कि अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड्स स्टेट्स के अंदर ऐसी आइलैंड्स कंट्री हैं जो वर्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की, तो न्यूयॉर्क सिटी में। अब AOSIS जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसकी खुद की कोई रेगुलर बजट नहीं है, ना ही कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है या फॉर्मल चार्टर है, यह आपको याद रखनी है। कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपके लिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इंडियन ओशन की 4 ऐसी आइलैंड्स हैं जो AOSIS के अंदर हैं, तो कैमरून, मालदीव, सिचल्स और मॉरिशियस। साउथ चाइना सी में सिर्फ एक ही कंट्री है, तो सिंगापुर। और पैसिफिक ओशन के अंदर जो आइलैंड्स हैं उसमें सिर्फ 15 कंट्रीज ही, यानी 15 आइलैंड्स ही इसके अंदर है, आपको याद रखनी है, सारी कंट्रीज इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जस्ट हमने पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी आइलैंड्स है देखा, कौन कौन सी कंट्रीज है, राइट, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए वो भी। बढ़ते हैं आगे। ये एक आर्टिकल आई है जहाँ पे
ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात की गई है और नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात की गई है। तो ये दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो आपको याद रखनी है कि ये फर्स्ट लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। और ये इसकी अल्टीमेट गोल यही है कि जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स है वो टोटली एलिमिनेट हो जाए। अडॉप्ट कब की गई थी इसे? तो 2017 में, पर फोर्स में कभी आई? तो 2011 में। अब यहाँ मैप में देखेंगे कौन कौन इसकी पार्टीज हैं, कौन कौन सिग्नेटरी हैं। तो आपको याद रखनी है इंडिया ना ही पार्टी है इसकी, यानी ना ही इसकी मेंबर है, ना ही इसकी सिग्नेटरी है। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। रशिया भी नहीं है, सऊदी अरेबिया भी नहीं है, राइट, पाकिस्तान भी नहीं है। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन है यानी बांग्लादेश, ये पार्टी है इसकी, श्रीलंका इसकी पार्टी है, ये आप याद रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर मैप से हम समझ सकते हैं कि इंडिया इसकी मेंबर या पार्टी भी नहीं है, ना ही इसकी सिग्नेटरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के बारे में, जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसकी ऑब्जेक्ट है कि प्रिवेंट कर सके जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स की स्प्रेड है या वेपन्स की टेक्नोलॉजी है, प्रमोट करती है, साथ साथ में कॉपरेशन पीसफुल यूज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की। इसकी गोल यही है कि डिसआर्ममेंट करना चाहती है ये, और जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसे पीसफुल मैनर में यूज़ किया जा सके। अब ये जो ट्रीटी है ये नेगोशिएट की गई है किनके द्वारा? तो 8 नेशन कमेटी के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस की स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। ये साइंड कब की गई, ओपन कब की गई सिग्नेचरी के लिए, साइन के लिए? तो 1968 में। पर ये इन्फोर्स में कब आई? तो याद रखना है 1917 में ये ट्रीटी इन्फोर्स में आई है। आपसे यही बस यूपीएससी पूछेगी कि ट्रीटी ये कब इन्फोर्स हुई है, तो याद रखना है 1970 में। नॉर्थ कोरिया ने इसे एक्सेप्ट किया था, पर बाद में 2003 में नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर दिया एनपीटी से, याद रखनी है। और 4 यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर स्टेट्स हैं, इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ सूडान, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है एनपीटी को। आप याद रखनी है, इन्होंने रेक्टिफाई इसे नहीं किया है। तो याद रखना है इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है एनपीटी को। और नॉर्थ कोरिया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया था, बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो सिर्फ एक ही कंट्री है जिन्होंने विड्रॉ किया है एनपीटी से, तो नॉर्थ कोरिया। और 4 कंट्री जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान, याद रखनी है। एनपीटी के 3 पिलर हैं, नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मेंट और राइट टू पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये 3 इसकी पिलर्स हैं। ये मैप में हम समझ लेते हैं, मैप में समझेंगे तो ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ रेड वाली जो देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने साइन नहीं किया है एनपीटी को। तो इसराइल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सूडान है, राइट, साउथ सूडान, ये है साउथ सूडान, ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया। और ये ऑरेंज वाली आप देख सकते हैं, यहाँ भी मेरी कर्सर है, ये है नॉर्थ कोरिया जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो लगभग मोस्टली कंट्री ने इसे साइन ही किया हुआ है। तो याद रखनी है इंडिया ने साइन नहीं किया इसे, और किसने विड्रॉ किया है? नॉर्थ कोरिया। पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने अपनी स्पीच दी और इन्होंने बात किया कि सारी कंट्रीज है उन्हें यूक्रेन की जो पीस प्लान है इससे एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यानी रशिया यूक्रेन के बीच में वो ख़त्म हो सके। तो हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अभी हमने देखा, राइट। तो ये भी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन की, और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। काम क्या करती है? तो यूनाइटेड नेशन की बजट है उस पर ये डील करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं उन्हें अपॉइंट करती है, ठीक है। और जो रिपोर्ट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की वो सारी रिसीव करती है, एनालाइज करती है। इंपॉर्टेंट तो बस यही है कि नॉन परमानेंट मेंबर की अपॉइंटमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिस्पॉन्सिबल है। अब इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। फॉर्म कब हुई थी? तो 1945 में। और जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स, वो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी, आपको याद रखनी है। पढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक मिसाइल के बारे में, यूएस की जो मिसाइल है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो टाइफून मिसाइल याद रखनी है। टाइफून मिसाइल किसकी है? ये
टाइफून मिसाइल सिस्टम तो यूनाइटेड स्टेट्स की है। पूछ सकती है आपसे यूपीएससी की, रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा मिसाइल्स आई है न्यूज़ में। अब पाँच, तीन चार हैं, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये है टाइफून मिसाइल सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स की है। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं, दो तीन और हैं उसे। ये पर्टिकुलर बात की गई है म्यांमार की बैटल के बारे में, आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स की। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, या कौन कौन सी इंडियन स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार से, उसे देख लेते हैं एज अ जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार से, तो बांग्लादेश से होती है, इंडिया से होती है, चाइना से होती है, लाओस से होती है, और थाईलैंड से होती है। अब कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, चार है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बहुत ज़्यादा म्यांमार के बारे में न्यूज़ है, तो चांसेस हो सकती है आपसे बाउंड्रीज के बारे में यूपीएससी पूछे। बढ़ते हैं आगे। अभी एक न्यूज़ आई है फादी फादी रॉकेट्स के बारे में, और भी हैं बहुत सारे रॉकेट्स के बारे में इसमें मेंशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो एक तो हमने अभी देखा टाइफून मिसाइल के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट्स की है। यहाँ कुछ और हम देख लेते हैं। तो कट्यूशा रॉकेट रशिया की है। फादी रॉकेट ये लेबनान के द्वारा भी यूज़ की गई है, हिजबुल्ला के द्वारा, इसलिए याद रखनी है। M220 रॉकेट ये किसकी है, तो सीरिया कंट्री की है। और WS1 रॉकेट कौन सी कंट्री की है, तो चाइना की कंट्री है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, या स्पेसिफिकली आपसे पूछते हैं कि फादी रॉकेट्स रिसेंटली कौन सी कंट्री के द्वारा यूज़ की गई है, या M220 रॉकेट्स रिसेंटली न्यूज़ में थी, या कौन सी कंट्री की रॉकेट है, या WS1 रॉकेट्स। ठीक है, ऐसे करके पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, मिसाइल्स, रॉकेट या मिसाइल सिस्टम्स, राइट, ये सारी चीज़ें पूछने लगी हैं, तो चांसेस हैं ये मैच द फॉलोइंग में आपसे यूपीएससी पूछे। तो थैंक यू सो मच। इस न्यूज़ डिस्कशन में इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूंगा कि बहुत नई जानकारी आपने सीखा होगा, जो काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपकी प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको ये पसंद आई होगी या आपने कुछ नई जानकारी सीखी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।